हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं जितेंद्र बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं एचपी लेसन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम बहुत जल्दी एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, तो अब हमने एक कोर्स लॉन्च किया जिसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। इन तीनों सब्जेक्टों को कवर करेंगे और साथ में ही संडे को हमारी डेली हर रोज़ क्या होगी, स्पेशल क्लास होगी। आज किसी कारणवश से हम इस क्लास को लाइव नहीं चला पाए टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए रिकॉर्डेड फॉर्म में हम आपको दे रहे हैं। लेकिन कल से हम शाम 7 बजे आपको क्या करेंगे, लाइव वीडियो अवेलेबल करवाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपको शेयर करना है। और जीके जो सब्जेक्ट है अपने आप में एक बिगेस्ट सब्जेक्ट है और इसमें हमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्ट्रैटेजी के करंट अफेयर। तो इन सब सब्जेक्टों में हमारा जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है ये अहम सब्जेक्ट हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनते हैं। तो आज हम इन्हीं को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है वो रहेगा हिस्ट्री पे बेस्ड। तो आज हमारी ये हिस्ट्री की पहली क्लास रहेगी। तो बात करें हम, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी बात करें हम, यानी कि हिस्ट्री यानी कि इतिहास। तो इसके बारे में अगर चर्चा करें, ये शब्द सामने जब हमारे आता है, इतिहास को हम देखते हैं, हिस्ट्री शब्द को देखते हैं, तो हमारे माइंड में क्या जाता है, हमारे माइंड में एकदम से क्या हुआ, रिएक्शन होता है। और रिएक्शन करके हमें किस चीज़ का शब्द मिलता है, हमें एक शब्द ध्यान में आता है, पास्ट यानी कि अतीत। तो हिस्ट्री के अंदर हम पास्ट में घटित घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, इनकी हम जानकारी लेते हैं। अब बात की जाए, जो ये हिस्ट्री शब्द है ये कहाँ से आया है। हिस्ट्री शब्द की अगर चर्चा की जाए, हिस्ट्री शब्द कौन सी भाषा का ये शब्द है, तो ये किसका है, एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा है, एक ग्रीक वर्ड है। तो इम्पोर्टेंट बात करें हम, क्या है ये, एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है हिस्ट्री। और ग्रीक जो वर्ड है उस वर्ड का नाम क्या है, उस वर्ड का नाम है हिस्टोरिया। क्या नाम है जी, हिस्टोरिया। हिस्टोरिया से मिलकर क्या बनता है, हिस्ट्री मिलता है। अगर ग्रीक में हिस्टोरिया का अर्थ जागे, यूनानी भाषा में हम हिस्टोरिया का अर्थ देखें तो अर्थ क्या है, किसी भी वस्तु की जांचबीन करके, छानबीन करके उसकी पूरी तरह से जांच की हमने, और उस जांच में जो परिणाम निकल के आया उसको क्या बोलते हैं, हम हिस्टोरिया बोलते हैं। हिस्टोरिया का मतलब है हम किसी चीज़ की तह तक पहुंचना, जांच करना, उसकी छानबीन करके आगे आना। ठीक है, तो इससे ही बना है क्या, हिस्ट्री। अब एक क्वेश्चन ये आता है, फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप क्या करो, जैसे ही मैंने आपकी स्क्रीन पे आपको बताया कि इतिहास के पिता कौन है, मेरे बताने से पहले आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ताकि आपको क्या हो जाए, जल्दी से टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। तो अब बात कर लेते हैं हम और चर्चा करें इस पे। तो जो हिस्ट्री के फादर हैं वो कौन हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री, किसकी बात कर रहे हैं हम, फादर ऑफ हिस्ट्री। उसका नाम क्या है, उसका नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है, हेरोडोटस। तो हेरोडोटस उसका नाम है, किसका, हिस्ट्री के पिता का। तो बात की जाए, हेरोडोटस है जो, ये क्या करता है, हेरोडोटस ने कभी एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम क्या है, उस बुक का नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है, हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका क्या लिखी, इसने एक बुक लिखी। अगर इस बुक की बात की जाए, हेरोडोटस की बात की जाए, तो इसने पहली बार इतिहास को
क्रमबद्ध तरीके से लिखने की क्या की थी, कोशिश की थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को। 20 मिनट बाद कॉल बैक करो, ठीक है। तो पहली बार इसने क्या किया था, क्रमबद्ध तरीके से इतिहास को लिखने की कोशिश की थी, डेट वाइज इतिहास को लिखने की बहुत कोशिश की थी। किसने? हेरोडोटस ने। अब हेरोडोटस ने कोशिश की थी तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इतिहास का पिता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इतिहास का पिता बोला जाता है। कौन सी बुक लिखी? हिस्टोरिका। इतिहास की पहली बुक कौन सी? हिस्टोरिका। किसने लिखी? हेरोडोटस ने। इतिहास के पिता कौन? हेरोडोटस। लिख लेते हैं हम इसको हिंदी में भी, इतिहास के पिता या इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है, जिसने कौन सी बुक लिखी थी? हिस्टोरिका बुक ली थी। अब बात ये आती है कि जो ये हिस्ट्री है इसकी हमें कैसे पता चलता है कि ये इतिहास है, इसके सोर्सेज क्या हैं? तो सोर्सेजों में अगर बात करें, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज कौन से हैं? आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, इसमें क्या है, इसको क्या बोलते हैं? पुरातात्विक स्रोत। जैसे हमें कोइंस मिलते हैं, मैन्यूमेंट्स मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं, इस प्रकार की हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिससे हमें पता चलता है किसका? इतिहास की घटनाओं का। इसके बाद बात करें हम, कुछ हमें स्टैचू मिली, मूर्तियाँ भी मिली। उसके बाद लिटरेसी सोर्सेज होते हैं, जैसे हमें प्राचीन मंदिर मिला, गैर धार्मिक साहित्य और नॉन रिलीजियस मिलते हैं, हम धार्मिक और गैर धार्मिक स्रोत हमें मिलते हैं। इस प्रकार से हमें बहुत सारी वस्तुएं मिलती हैं जिससे हम क्या करते हैं, इतिहास का पता लगाते हैं। विदेशी विवरण, विदेशियों का भारत में टाइम टू टाइम आना, उनके भी यहाँ से भी हमें क्या मिलते हैं, यहाँ से जानकारी मिलती है किसकी? इतिहास की। अब एक क्वेश्चन माइंड में ये आता है, हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें लगता है कि ये चीज़ें कभी घटित हुई थी लेकिन उनकी हमारे पास कोई विशेष जानकारी नहीं है, तो क्या ये भी एक इतिहास की घटना है? तो क्या ये भी एक हिस्ट्री का पार्ट है? क्या हम इसको भी इतिहास मानेंगे? तो हम कहेंगे जी नहीं, हम इसको इतिहास नहीं मानते, इसको क्या मानेंगे? सिर्फ हम पास्ट या अतीत मानेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ तक सब क्लियर है, हम इसको क्या मानेंगे? सिर्फ और सिर्फ अतीत मानेंगे। इसके बाद अब हम आगे बढ़े और हमने देखा जी जो हिस्ट्री है एक बिगेस्ट सब्जेक्ट है, यानी कि पास्ट तो बहुत बड़ा है। तो हमने क्या किया, इस हिस्ट्री को 3 पार्टों में बांट दिया। क्या किया हमने? इस हिस्ट्री को 3 भागों में बांट दिया। और 3 भाग कौन कौन से थे उन पे अब हम चर्चा करेंगे कि ये 3 भाग कौन कौन से हैं। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? इंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। क्या किया हमने? 3 भागों में बांट दिया हिस्ट्री। शुरू में स्टार्टिंग में 2, एक थी वर्ल्ड हिस्ट्री होती है और एक इंडियन हिस्ट्री होती है। तो हमें क्या पढ़नी है? हमें पढ़नी है इंडियन हिस्ट्री। किसके बारे में हम चर्चा करेंगे? इंडियन हिस्ट्री पे। तो हम इंडियन हिस्ट्री पे इंडियन हिस्ट्री की चर्चा करते हैं और इंडियन हिस्ट्री में हम भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। क्या करते हैं हम? भारतीय इतिहास को क्या करते हैं? भारतीय इतिहास को क्या करते हैं हम? 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। अब इनकी अगर बात की जाए, भारतीय इतिहास के 3 पार्ट कौन कौन से हैं उन पे अगर हम चर्चा करें तो इसके 3 मेजर पार्ट हैं, वो कौन कौन से हैं उन पे अब हम चर्चा करेंगे एक एक करके। तो देखते हैं सबसे पहले किसका जिक्र मिलता है हमें।
सबसे पहले हमें इंसेंट इंडिया का जिक्र मिलता है। किसका मिलता है? इंसेंट इंडिया का। किसका जिक्र मिलता है? इंसेंट इंडिया का जिक्र मिलता है, यानी कि प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है? प्राचीन भारत। उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है उसकी अगर चर्चा की जाए, उस दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं? मध्यकालीन भारत, यानी कि मेडिवल इंडिया। क्या कहते हैं? मेडिवल इंडिया, यानी कि मध्यकालीन भारत। किसकी चर्चा करते हैं हम? मध्यकालीन भारत। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो तीसरा पार्ट है उस पे हम अगर चर्चा करें, तीसरे पार्ट की चर्चा करें हम, तो हमारा क्या है? मॉडर्न इंडिया। क्या है? एक पार्ट हमारा कौन सा आता है? मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। इसकी बात करें हम, आधुनिक भारत की बात करें, तो इंसेंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, इन तीन भागों में बांटकर हम क्या करते हैं? इंडियन हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं। अब इनकी चर्चा की जाए, इन तीनों पार्टों की चर्चा की जाए, तो इनमें जो सबसे बड़ा बिगेस्ट पार्ट है वो कौन सा है? वो है इंसेंट इंडिया, यानी कि जो प्राचीन काल है, जो प्राचीन भारत का टाइम पीरियड है, ये क्या है? इसमें सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले हम फिर बात करते हैं, इसको थोड़ा सा समाल रूप देंगे धीरे धीरे। तो जो इंसेंट इंडिया थी, प्राचीन भारत था, इसको फिर हमने क्या किया? तीन भागों में क्या कर दिया? इसको फिर से डिवाइड कर दिया। कितने भागों में डिवाइड कर दिया? तीन भागों में डिवाइड कर दिया इसको। सबसे पहले बात करें, कौन सा पार्ट है? प्री हिस्टोरिका पीरियड। कौन सा? प्री हिस्टोरिका पीरियड की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमने क्या किया? प्री हिस्टोरिका पीरियड में बांटा, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं हम? प्रागैतिहासिक काल। क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक। क्या बोलेंगे हम इसको? प्रागैतिहासिक काल। तो सबसे पहले इसकी बात की जाए, प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें, सबसे पहला कौन सा? प्री हिस्टोरिका पीरियड। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं किसके बारे में, जो इसका तीसरा पार्ट है, और इसको क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक पार्ट। किसकी बात की जाए? प्रोटो हिस्टोरिक पार्ट, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल की। किसकी बात करें हम? आद्य ऐतिहासिक इसके बाद इसका हम तीसरा पार्ट देखते हैं, और तीसरी पार्ट की अगर हम बात करें तो क्या कहलाता है? हिस्टोरिक पीरियड। क्या कहलाता है? हिस्टोरिक पीरियड। तो इन तीन पार्ट हमने देखे, प्री, प्रोटो और हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि ऐतिहासिक काल।
इसकी बात करें हम ऐतिहासिक काल की बात यहाँ पे हम करते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब इन चीज़ों को हमने जब 3 पार्टों में बांटा प्राचीन काल को, तो इसमें हमें क्या क्या मिलता है उसकी जानकारी देखते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल है यहाँ पे हमें फोसिल्स मिले यानी कि अवशेष मिले, लेकिन इस काल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी हमें रिटन अवशेष नहीं मिलता है, यानी कि किसी भी प्रकार की हमें कोई लैंग्वेज यहाँ पे नहीं मिलती है। इसके बाद हम जैसे ही अधैतिहासिक काल में आए, इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें हमें सबसे पहले क्या मिले, अवशेष मिले, फोसिल्स मिले, और साथ में क्या मिले यहाँ पर कुछ रिटन, कुछ लैंग्वेज, कुछ लिखित अवशेष मिले, लेकिन इनको हम क्या कर सके, अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो हिस्टोरिक पीरियड है, ऐतिहासिक काल है, अगर इसकी बात की जाए, इस ऐतिहासिक काल में हमें संपूर्ण जानकारी मिलती है, अवशेष मिलते हैं, फोसिल्स मिलते हैं, और हम उनको अच्छे से क्या कर पा रहे हैं, उनको अच्छे से रीड कर पा रहे हैं, यानी कि उनको पढ़ भी पा रहे हैं। अब जो प्रागैतिहासिक काल था, इसमें सबसे पहले किसका प्रयोग होता है, किसकी खोज की जाती है इस काल के दौरान। इस काल के दौरान सबसे पहले क्या होता है, मानव के द्वारा आग की खोज की जाती है। किसकी खोज की जाती है जी, आग का आविष्कार होता है। इसके बाद बात करें हम अधैतिहासिक काल में, ये वो काल है जहाँ पर मानव ने क्या किया था, पशुपालन स्टार्ट कर दिया था। क्या कर दिया था, पशुपालन स्टार्ट कर दिया था। हम जैसे जैसे ऐतिहासिक काल में पहुँचे, इस टाइम पे मानव ने क्या किया, यहाँ पे क्या कर दिया, अब मानव ने एग्रीकल्चर का भी आविष्कार कर लिया है। यहाँ पे किसकी खोज कर ली है, कृषि की भी यहाँ पे क्या कर ली है, मानव ने खोज कर ली है। तो ये बहुत सारी हमारे देखते हैं कि सबसे पहले आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, प्री हिस्टोरिक पीरियड में हुआ था। उसके बाद मानव ने पशुपालन कब स्टार्ट किया, ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में, और हिस्टोरिक पीरियड में क्या हुआ था, ऐतिहासिक काल है, जो इसमें किसकी, एग्रीकल्चर का भी आविष्कार मानव ने कर लिया था। इसके बाद यहाँ से और भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, जैसे अधैतिहासिक काल में हमें एक टॉपिक पढ़ना होता है। इस टाइम पे क्या होती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी यहाँ पे बन जाती है, बन के तैयार हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा घाटी सभ्यता। इसके अंदर ही हम पढ़ते हैं क्या, वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं। इसके अंदर ही हम क्या पढ़ते हैं, आयरन युग के बारे में पढ़ते हैं। लगभग ये जो काल रहता है, इसको 712 तक हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हुए चलते हैं। अब यहाँ पे हम क्या पहुँचते हैं, यहाँ तक हम जब आए, और इससे आगे हमें अब क्या करना है, आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ के हम देखते हैं कि इस काल के अंदर क्या क्या घटनाएं घटती हैं और क्या क्या इसमें कार्य होते हैं। तो इन चीज़ों को हमने देखा। अब भी क्या है कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, अब भी एक बिगेस्ट पार्ट है, अब भी बहुत बड़ा पार्ट है। तो अब क्या होगा, इस पार्ट को फिर से क्या किया जाएगा, कुछ टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। तो वो टुकड़े देखते हैं। अब प्रागैतिहासिक काल को क्या किया जाता है, फिर से 2 भागों में बांट दिया जाता है, और वो 2 भाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात की जाए किसकी, स्टोन एज की। किसकी बात की जाए, स्टोन एज की। उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, कॉपर एज की। तो स्टोन एज यानी कि पाषाण काल। क्या, पाषाण और इसका यानी कि तांबर काल या तांबर युग। तो स्टोन एज और कॉपर एज में हमने क्या कर दिया, इसको बांट दिया। अब इसको जैसे ही हम बांटते हैं, तो क्या किया हमने, इसको 2 भागों में बांटा, एक पाषाण काल और एक तांबर काल। जब हम पत्थरों का प्रयोग करता था मानव स्टार्टिंग में, तो वो काल क्या कहलाया, पाषाण काल यानी कि स्टोन एज कहलाया। लेकिन धीरे धीरे मानव क्या किस में एंटर करने लगा, अब उसने कॉपर का भी क्या कर दिया, तांबर का भी उसने क्या कर दिया,
प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। पत्थरों के साथ किसका प्रयोग कर रहा है? तांबर का। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अब तांबर के साथ साथ इसने किसका प्रयोग स्टार्ट कर दिया? लोहे का। इसलिए इसको क्या है, आगे चलकर हम आयरन एज के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम पढ़ते आ रहे हैं, इनका जो टाइम पीरियड रहता है तो इस पे हम डिस्कस करते हैं। और फिर देखा कि जो स्टोन एज है इसको भी हमने क्या किया, हमारे इतिहासकारों ने इसको भी क्या कर दिया, इसको भी 3 भागों में बांट दिया। क्या करते हैं, इसको भी 3 भागों में हम बांट देते हैं। और 3 भाग कौन कौन से हैं, अगर उन पे हम चर्चा करें तो वो 3 भाग कौन कौन से होंगे। इसकी अगर बात की जाए तो सबसे पहले क्या होता है, पैलोलिथिक एज होती है। एक क्या है, एक पार्ट इसका पैलोलिथिक पैलोलिथिक एज। किसकी बात करें हम, पैलोलिथिक पीरियड या पैलोलिथिक एज, जिसको क्या बोलते हैं हम, पूरा पाषाण काल। क्या बोलेंगे हम इसको, पूरा पाषाण काल। पहला पार्ट इसका क्या हो गया, पैलोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हमने देखा इसका जो दूसरा पार्ट है वो कौन सा है, मीसोलिथिक एज। दूसरा पार्ट कौन सा है, मीसोलिथिक एज, यानी कि मध्य पाषाण काल। क्या आता है, मध्य पाषाण काल। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़े हमने क्या देखा, नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ा। हमने क्या पढ़ा, नियोलिथिक एज के बारे में हमने क्या किया यहाँ पे, यानी कि नवपाषाण काल। ठीक है, तो पैलोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, यानी कि यहाँ पे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। किसके अंदर, स्टोन एज के अंदर। अब अगर इनकी चर्चा की जाए तो जो ये पार्ट है स्टोन एज के, इस पूरा पाषाण काल में क्या होता है, जो मानव है ये पहले क्या होता था, आदि मानव होता था। धीरे धीरे इसने क्या किया, मानव का रूप लेना स्टार्ट किया। क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाते हैं कि जो पूरा पाषाण काल में है, मानव भोजन के रूप में किसको ग्रहण करता था, यानी कि भोजन के रूप में किसे खाता था। तो भोजन के रूप में क्या करता था, शिकार पर निर्भर रहता था। अब ये शिकार करता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, इसने आग का भी आविष्कार किया। फिर इसने क्या किया, कभी ये शिकार करता था, अब इसने पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया और सबसे पहला पालतू पशु क्या था, कुत्ता था। उसके बाद फिर बात की जाए नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल में जैसे ही पहुंचता है, किसकी खोज हो जाती है, इसकी खोज हो जाती है जी, किसकी, कृषि का आविष्कार कर लेते हैं, खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे अब वर्क करने लगे, अब विकसित होने लगे। फिर हम आदि इतिहास काल में पढ़े और इस टाइम पे सिविलाइजेशनों की क्या हो गई थी, शुरुआत हो चुकी है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक इरा, उसके बाद आयरन इरा, और उसके बाद क्या होता है यहाँ पे फिर जो अब आप एक चीज़ और ध्यान में आती है, यहाँ पे माइंड में ये चीज़ आएगी कि जी ये इतनी पहले की चीज़ें हैं। और एक तारीख मैं आपको बताता हूँ, बड़ा ही एग्जाम्पल देख लीजिए। उसका एग्जाम्पल क्या है, उस पर अगर ध्यान की जाए, आदि इतिहास काल का मैं वो एग्जाम्पल देता हूँ जिसमें क्या हुआ था, कुछ हमें रिटर्न में मिला है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए। वो आदि इतिहास का क्या होता है, हिस्सा होता है। तो इसमें एक वर्ड आता है, एक सिविलाइजेशन आती है, कौन सी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता।
जो इसका टाइम पीरियड रहता है वो क्या रहता है, 2500 BC से 1750 BC। अब बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में एक ही चीज़ आ रही होगी कि ये सर क्या करवा रहे हैं, हमें तो तारीखें ही उल्टी लिखवा रहे हैं, मतलब कि तारीखें ही गलत लिखवा रहे हैं। होना तो क्या चाहिए 1750 से 2500 BC, लेकिन यहाँ पे सर क्या चल रही हैं 2500 BC से 1750 पे आ रही हैं। तो यहाँ पे तारीखें किस में चल रही हैं, बड़े से छोटे की तरफ चल रही है, यानी कि घटती तरफ चल रही है। इसके बाद क्या आता है, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। इसके बाद एक और आता है अर्ध इतिहास काल का ही वो हिस्सा है, और उसका नाम क्या है, उसकी अगर हम बात करें तो एक आता है वैदिक सभ्यता। क्या आता है जी, वैदिक सभ्यता की अगर बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है वो रहेगा 1500 BC से 600 BC। कितना रहता है इसका टाइम पीरियड, 1500 से 600 BC। यहीं पर हम एक चीज़ और पढ़ते हैं इतिहास के अंदर, नेशनलिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं राष्ट्रवाद के बारे में। किसके बारे में हम पढ़ेंगे, राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद कब स्टार्ट होता है, 1885 AD में, ईस्वी में, और कब तक चलता है 1947 तक। हमने देखा कि कहीं तो सर क्या कर रहे हैं, तारीखों को घटा रहे हैं, कहीं पे बढ़ा रहे हैं। तो ये फंडा क्या है, ये चीज़ें क्या हैं, किस प्रकार से तारीखें हैं जो चेंजेज होती हैं, इनका जो कारनामे होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। अगर अब बात की जाए, अब जो ईयर चला हुआ है वो कौन सा टाइम पीरियड चला हुआ है, ये चला हुआ है जी 2020 का। कौन सा चला हुआ है, 2020 का टाइम पीरियड चला हुआ है। और ग्रिगोरियन यहाँ पे किस कैलेंडर का क्या कर रहे हैं, हम प्रयोग कर रहे हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। इसकी अगर बात की जाए, ईसाइयों के एक पोप हुए हैं, ग्रिगोरियन नाम था जिनका, उनके नाम पर ही क्या हुआ था, इस कैलेंडर का संचालन हुआ है, जिसको हम आज प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अब बात करें 2020 के अनुसार, अगर देखें तारीखें कि अब 2020 चला हुआ है, तो इसके अनुसार जो इतिहास है सिर्फ 2020 साल ही पुराना है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इतिहास 2020 साल पुराना है? तो हम कहेंगे जी नहीं, इतिहास तो बहुत पुराना है। अरे कितना पुराना है फिर बता दीजिए जी। इतना तो पता नहीं, हमें बस इतना पता है इतिहास तो घणो ही पुराना है। अब घणो ही पुराना है तो अब ये बात निकल के आती है कि जो घणो ही पुराना है ये है कितना पुराना, फिर भी हम इसको क्या करेंगे, क्या इसकी कोई तारीख है? तो हम कहेंगे नहीं जी, इसकी कोई तारीख नहीं है कि ये इतना पुराना है। हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं सिर्फ कि ये करोड़ों वर्ष पुराना है, लाखों वर्ष पुराना है, ये बात हम कहते हैं। लेकिन जो हमारे पास इतिहास अवेलेबल है तो हम क्या कहेंगे, इतिहास कितना पुराना है। जो हमारे पास इतिहास अवेलेबल है, जिसके हमें तारीखें याद हैं, वो कितना पुराना है, लगभग 4 से 5,000 साल पुराना, बड़ी मुश्किल से जो रिटर्न में हमारे पास है। अब एक पीरियड देख लीजिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एस्टिमेटेड मानी गई है तारीखें, अध इतिहास काल का हिस्सा है। अध इतिहास काल में क्या हुआ कि हमें किसी प्रकार की कोई लिखित में रिटर्न में अवशेष मिले हैं, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पा रहे, और हमने फिर उनकी जाँच की। एक विधि होती है, उस विधि का नाम क्या है, उस विधि का नाम है C14 कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, C14, यानी कि कार्बन डेटिंग विधि। तो इस कार्बन डेटिंग विधि के तहत हमने जब इसकी जांच की तो उसमें क्या निकल के सामने आया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है वो 2500 BC से क्या है 1750 BC तक का ये टाइम पीरियड है। तो हमने इसके बारे में देखा, तो इसके द्वारा हमने जांच की, लेकिन जो रिटन में है उनकी हमें अभी तक भी जानकारी नहीं मिली कि लिख क्या रखा है इन्होंने। तो उस पे हमने अभी तक भी हम क्या है कोशिश नहीं कर पाए कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखने की जो कला थी उस कला का नाम क्या था, आज तक भी हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने जांच की, आगे देखा कि इस प्रकार से। तो हमने क्या किया,
कि कुछ टाइम पीरियडों को क्या कर दिया, बांट दिया। तारीखों को क्या कर दिया हमने, बांट दिया। कितने भागों में बांटा तारीखों को, हमने तारीखों को बांटा जी 2 भागों में। और वो 2 भाग कौन से हैं उन पे चर्चा करते हैं हम। तो जो 2 तारीखें हैं उन तारीखों की अगर चर्चा की जाए, उन तारीखों पे अगर बहस की जाए, तो तारीखें कितनी प्रकार की हमारे इतिहास में आती हैं। तो तारीखें होती हैं 2 प्रकार की। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की तारीखें होती हैं जी। एक तो हम BC और एक क्या है AD। तो अब हम इन पे भी चर्चा करेंगे कि जो BC क्या है, AD क्या है ये वास्तव में तारीखों का खेल, किस प्रकार से हमने तारीखों को बांटा है। तो अब हम बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं किस पे, तारीखों पे। अब कौन सा ईयर चला हुआ है, 2020। कौन सा चला हुआ है, 2020 चला हुआ है। इससे पहले पिछले साल क्या था, 2019। उससे पहले 2018। उससे पहले क्या होगा, 2000 होगा, फिर क्या होगा 1000 होगा, फिर क्या होगा 500 होगा, 100 होगा और 50 होगा और 0 होगा। उसके बाद फिर क्या होता है, 100 होगा, फिर 500 होगा, फिर 1000 होगा, फिर क्या होगा 1500 होगा और फिर क्या होगा 2000 होगा और फिर क्या होगा 2500। तो 2500 BC। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि एक तरफ तो क्या है, तारीखें 2500, 2400, 2300, 2200, 2000, 1500, 1000, 500, 100 किस में चल रही हैं, घटते क्रम में चल रही हैं। किस में चल रही हैं, घटते क्रम में चल रही हैं। यहाँ पे बीच में क्या आता है, 0 आती है, फिर टाइम में बढ़ती है। एक तो तारीख 50, 100, 500, 1000, 2000, 2018, 19 और 2020। जो ये कैलेंडर है कौन सा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है। और किसका है, जो ईसाइयों के एक पोप थे उनके नाम पर इस कैलेंडर को रखा गया। अब बात ये कर लेते हैं हम, क्वेश्चन ये उठता है यहाँ से कि जो ये 0 है, ये 0 हमने किस प्रकार से मापा, इसका सॉल्यूशन कैसे हुआ। इस टाइम पे क्या होता है, जीसस का क्या होता है, जन्म होता है। किसका जन्म होता है, जीसस का क्या होता है, इसको क्या मानते हैं हम, बर्थ ऑफ जीसू क्राइस्ट। क्या मानते हैं, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या माना हमने, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट माना। किसके, कौन सी तारीख को माना, ये माना हमने 0 का। क्या माना, 0 को हमने क्या माना, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीहा का जन्म दिवस माना। क्या माना हमने, ईसा मसीहा का जन्म वर्ष मानते हैं हम। अब हुआ क्या, ईसाइयों के एक गुरु हुए हैं, ईसाइयों के जो गुरु हुए हैं कौन, जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीहा। इसका जब जन्म होता है हम वो जब से ही क्या कर लेते हैं, शुरुआत मान लेते हैं। इसका टाइम हमें क्या पता हुआ कि इसका जन्म हुआ होगा 0 में। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो हमें नहीं पता कि इसका जन्म कब होता है। तो हम क्या करते हैं, इसका जन्म को हम बांट लेते हैं कि इसका जन्म इस टाइम पे हुआ है। ईसाइयों के महान गुरु हुए हैं, क्या हुए हैं, ईसाइयों के ये धर्म गुरु हुए हैं। क्या हुए हैं, ईसाइयों के धर्म गुरु हुए हैं।
तो जैसे ही इसका जन्म होता है हम क्या करते हैं, जो इसके जन्म के बाद की घटनाएं घटी हैं उनमें हम क्या लगाते हैं, बाद की घटनाओं की तरफ हमने क्या लगा दिया, एडी लगा दिया, और इससे जो पहले की घटनाएं थी उनको क्या कर दिया हमने, बीसी लगा दिया। क्या लगाया, बीसी लगाया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके जो जन्म से पहले की घटनाएं हैं वो क्या कहलाई, बीसी कहलाई। अब बात कर लेते हैं किसकी, एडी की और बीसी की। ये क्या है, एनो डोमिनी, और ये क्या है, बिफोर क्राइस्ट। एनो डोमिनी और बिफोर क्राइस्ट। तो इसकी अगर बात की जाए एनो डोमिनी और बिफोर क्राइस्ट की, इसको क्या बोलते हैं, ईस्वी क्या बोलते हैं इसको, ईस्वी, और इसको क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व। ईस्वी और ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीहा के जन्म से पूर्व और ईस्वी ईसा मसीहा का जन्म वर्ष। जो ये वाला टाइम पीरियड है हम इसमें क्या मैथ लगाते हैं, एडी लगाते हैं, ईस्वी लगाते हैं। इससे पहले घटनाओं पे हम क्या लगाते हैं, बीसी लिखाते हैं। अब यहाँ पे जीसू क्राइस्ट का जन्म होता है, ईसा मसीहा का जन्म होता है, और एक क्वेश्चन ये बनता है, ईसाई धर्म की जो पवित्र ग्रंथ है वो क्या है, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, किसका, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ, उसका नाम क्या है, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। तो ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है जी कौन सा, बाइबल। कौन सा है, बाइबल। एक क्वेश्चन ये आता है कि जो ईसा मसीहा है इसका जन्म कब हुआ था, इसका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो ईसा मसीहा का जन्म कहाँ पे होता है, बैथल होम के अंदर क्या होता है, इसका जन्म होता है, किसका, ईसा मसीहा का। अब बहुत सारे क्वेश्चन ये आते हैं, क्या हुआ, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन क्या बना कि मौर्य वंश की स्थापना कब हुई, किसकी, मौर्य वंश की जो स्थापना थी वो कब हुई थी, स्टेबल कब हुआ था। तो ये स्टेबल हुआ था जी 323 बीसी में। कब हुआ, 323 बीसी में। अब क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो मौर्य वंश का स्टेबलाइज हुआ था, स्थापना हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की 323 बीसी में। तो जो ईसा मसीहा है इसके जन्म से कितने वर्ष पहले मौर्य वंश की स्थापना हुई, या इसके जन्म के कितने वर्ष बाद मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बताओ मौर्य वंश की स्थापना ईसा मसीहा के जन्म से कितने दिनों बाद हुई थी या कितने वर्ष पहले हुई थी। तो ईसा मसीहा के अगर बात की जाए तो उसके जन्म से 323 साल पहले क्या हुआ था, मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। तो इस साइड पे हम आए 500 के बीच, यहाँ पे क्या है 323 है, यानी कि 323 साल जब और हम पार कर लेंगे तब हम कहाँ पे पहुँचेंगे, जीसस क्राइस्ट के बारे में पहुँचेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और आ जाता है, वो क्वेश्चन क्या है, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई, किसकी, हर्षवर्धन की मृत्यु कितनी, हर्षवर्धन की मृत्यु कब होती है। तो हर्षवर्धन की मृत्यु होती है जी 647 ईस्वी में। कब होती है हर्षवर्धन की मृत्यु, हर्षवर्धन की मृत्यु होती है जी 647 के अंदर, यानी कि यीशु क्राइस्ट के कितने दिनों के बाद इसकी मृत्यु होती है। तो जन्म के 647 वर्ष के बाद क्या होता है,
हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। यहीं पे एक क्वेश्चन और आ जाता है कि 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, 1857 में एक क्रांति हुई थी, तो ईसा मसीह के कितने जन्म वर्ष के बाद हुई? 1857 वर्ष के बाद। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ जाता है, जो वैदिक युग था, क्या वैदिक युग कब से कब तक चला? ये चला जी 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। अब बात यह आती है कि जो वैदिक युग का एंड हुआ था ईसा मसीह के जन्म से कितने दिनों के बाद हुआ था? तो इसका जन्म हुआ, अंत हुआ था जी ईसा मसीह के जब जन्म लेने में कितना समय रहता था? 600 बीसी। यहीं पे एक क्वेश्चन आता है, महावीर जैन का जन्म कब हुआ? महावीर जैन का जन्म कब हुआ? तो महावीर जैन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कब? 540 बीसी में। कब हुआ जी? 540 बीसी में। यानी कि क्वेश्चन क्या बना कि महावीर जैन का जो जन्म था ईसा मसीहा से कितने वर्ष पहले इसका जन्म हुआ था? कितने वर्ष पहले इसका जन्म हुआ था? तो कितने वर्ष पहले इसका जन्म हुआ था? 540 वर्ष पहले। क्या हुआ था? 540 वर्ष पहले क्या होता है? ईसा मसीहा से पहले जन्म किसका होता है? महावीर जैन का। तो मुझे लगता है कि अब एसी और बीसी का तो आपको फंडा अच्छे से समझ में आ गया हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि नए एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से अगर बात की जाए तो उस पर और थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपका क्या है, एडी है और एक क्या है, बीसी है। तो अब एग्जामिनर क्या करने लगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे और आ गया। क्वेश्चन क्या पूछता है, बीसी की जगह वो क्या देता है? बीसीई। क्या करता है वो? बीसी की जगह उसने एक वर्ड ऐड कर दिया बीसीई, यानी कि बिफोर कॉमन ईरा। और एडी की जगह वो एक वर्ड यूज कर लेता है एग्जामिनर, क्या? सीई, यानी कि कॉमन ईरा। तो इस प्रकार से ये क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से तारीखें बनती हैं। इस प्रकार से हमने डिवाइड किया था किसको? बीसी और एडी को। ठीक है, तो ये थी हमारी मतलब थोड़ी सी हिस्ट्री की बेसिक से जानकारी। अब बात करेंगे हम जो हमें पढ़ने हैं, हमारे जो फैक्ट हैं कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और किस किस टॉपिक पे हमें चर्चा करनी है। तो उनको हम एक एक करके अब चर्चा करते हैं उन पे, और हम देखते हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिक हैं कौन कौन से हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। कब होती है स्टार्ट? ये होती है जी 2500 बीसी से 1750। उसके बाद क्या आता है? वैदिक सभ्यता। ये कब? 1500 से 600 बीसी। उसके बाद क्या आते हैं? धर्म आते हैं। ठीक है, 6वीं और 5वीं शताब्दी के अंदर। उसके बाद क्या आता है? मौर्य वंश आते हैं, महाजनपद आते हैं। उसके बाद आते हैं महाजनपद पे हम पढ़ेंगे, और फिर हम एंटर कर जाते हैं धीरे धीरे किसके अंदर? गुप्त वंश के अंदर। फिर हम पढ़ते हैं क्या? वर्धन वंश। और फिर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि
किस प्रकार से भारत पे हमला होता है, किसका? मुसलमानों का। कब? 1712 में। किसका हमला? मोहम्मद बिन कासिम का। पहला मुसलमान हमला कब होता है? 712 में। इसके बाद हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के बाद हम मगध पढ़ेंगे, फिर 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रवाद पढ़ेंगे, नेशनलिज्म पढ़ेंगे। अब इस पे हम पूर्णतः जो इतना हमें सिलेबस कवर करना है इसके बारे में अब ये चर्चा कर लेते हैं कि जो ये सेशन रहने वाला है हमारा किस प्रकार से रहने वाला है, जो शेड्यूल रहेगा हमारा क्लासेज का वो क्या रहने वाला है। तो एक बार शेड्यूल पे भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी है ये चीज़ें हम आज करेंगे, बार बार हम इनको डिस्कस नहीं कर सकते कि किस प्रकार से हमारा जो ये चलने वाला है। जो हमारी हिस्ट्री है, किसकी बात करें हम, हिस्ट्री की अगर बात की जाए, हमें टोटल यहाँ पे 120 से क्या है 130 आवर्स, क्या है 120 से 130 आवर्स यहाँ पे इसको कंप्लीट करने में लगेंगे। ये जो यूजफुल रहने वाली है, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, किस किस एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल रहेगी उसकी अगर बात की जाए तो ये हेल्पफुल रहेगी आपकी नेट, JRF, SSC, RRB, HSC, ऑल इंडिया गवर्नमेंट, NDA, CDS, FCAT, UPSC, यहाँ तक कि आपके UPSC का जो परी है उसमें भी हेल्पफुल रहेगी। और उसके बाद जो मेन पेपर होता है डिस्क्रिप्शन वाला, उसमें भी क्या करेगी ये हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि हम इसको इतना डिटेल में डेप्थ में जाने वाले हैं हिस्ट्री की, हम एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ेंगे। और जो हमारा क्लासेज का शेड्यूल रहता है क्या रहेगा, हमारा क्लासेज का जो शेड्यूल रहता है रहेगा वो क्या रहेगा, मंडे टू संडे रेगुलर क्या होगी हमारी क्लासेज होंगी। अब मंडे टू संडे को क्या होगा, 2 क्लास तो हमारी होंगी किसकी, हिस्ट्री की, 2 क्लास हमारी होंगी किसकी, पॉलिटी की, और 2 क्लास हमारी होंगी किसकी, ज्योग्राफी की, और 1 क्लास होगी हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों की। डेली जो क्लास की टाइमिंग रहने वाली है वो क्या रहेगी, वो रहेगी 7 PM to 8 PM। ठीक है, इसकी भी क्या रहेगी 7 PM to 8 PM। और जो हमारा क्लासें होंगी ये सारी की सारी क्या रहेंगी, लाइव क्लासेज रहेंगी। अब बात आती है जी ये जो संडे को क्लास होगी हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ये किस टाइम होगी, ये होगी आपकी स्पेशल क्लास। क्या होगी ये होगी स्पेशल क्लास। अब स्पेशल तो स्पेशल होती है, किसी भी टाइम हो सकती है, संडे को किसी भी टाइम हो सकती है, आपको 1 घंटे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसकी अगर बात की जाए, इनका हमारा फिक्स टाइम रहेगा, प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चन करेंगे, इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कोई ज़रूरी नहीं, हम करंट फेयर भी कर सकते हैं, कोई करंट में मुद्दा चला हुआ है जैसे कि अब आज करंट में चला हुआ है किसान आंदोलन, तो हम उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये स्ट्रेटजी रहेगी, हम इसको करेंगे। और जैसे ही हमारा थ्योरी सेक्शन कवर होगा फिर हम क्या करेंगे, हर सब्जेक्ट के कम से कम 500 क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, हर सब्जेक्ट के हम 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि ये हमारे सब्जेक्ट क्या हो जाए, बिल्कुल हाईली प्रिपेयर्ड हो जाए। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन को हम यहीं पे विराम देने वाले हैं। तो
तो एक बार फटाफट से जिसको कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में क्या कर देना, बता देना कि सर ये हमारा डाउट है। इसके अलावा और भी आपको कोई कुछ जानकारी चाहिए तो वो बता दीजिए फटाफट से, एक बार कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करना सारे के सारे बच्चे, ठीक है। तो ये रहने वाला है। अब चलो मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, मेरे माइंड में भी घूम रही है काफ़ी टाइम से। अब क्या कर रहे, कुछ स्टूडेंट क्या सोचते हैं, स्टूडेंट ये सोचेंगे कि यार ऑनलाइन में तो मज़ा ही नहीं आता, जो क्लास में बैठ के टीचर के सामने बैठ के डिस्कशन किया जाता है उसमें अलग ही मज़ा आता है और अलग ही अच्छे से समझ में आता है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, दो मोड होते हैं हमारे, एक तो ऑनलाइन होता है और एक होता है ऑफलाइन। अब इनमें बेटर कौन सा होता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन में? ऑनलाइन की मैं बता दूं आपको, अगर मेरे ही इन्हीं सब्जेक्टों की बात की जाए, हिस्ट्री की अगर मैंने बताई तो लगभग 120 से 130 आवर्स आपको मैं दूंगा यहाँ पे। एक एक चीज़ बिल्कुल इजीली, बिल्कुल आराम से आपको करवाऊंगा अच्छे से। लेकिन ऑफलाइन की अगर बात की जाए तो मुझे ही ऑफलाइन जब मैं क्लासेस लेता होता हूँ तो मुझे टाइम दिया जाता है जी 30 से 35 आवर्स। कितने दिए जाते हैं? 30 से 35 आवर्स ही मुझे ऑफलाइन क्लासेस में मिलते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको कितने आवर्स दे रहा हूँ? 120 से 30 आवर्स, यानी कि लगभग 4 गुना। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो, एक तो मैं वही चीज़ आपको 30 से 35 आवर्स में कवर करके दे रहा हूँ, वहीं पर अगर ऑनलाइन मोड में देखा जाए तो मैं लगभग 120 से 30 आवर यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो ये कैसे लगते हैं, क्यों ऐसा क्यों हुआ, किस प्रकार से लगा? यहाँ पे हम एक एक चीज़ को बड़ी डेप्थ के साथ पढ़ते हैं और यहाँ पे सिर्फ हम वही चीज़ें पढ़ते हैं जो बिल्कुल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, जिनके लगे कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, उन्हीं चीज़ों को हम क्या करते हैं यहाँ पे कवर अप करते हैं। अदरवाइज हम बहुत सारे यहाँ पे कुछ एक टॉपिक को क्या करते हैं, स्किप भी कर देते हैं, करना पड़ता है क्योंकि इतने टाइम में तो क्या है, हिस्ट्री को अच्छे से पूरा नहीं किया जा सकता। और दूसरा ऑनलाइन मोड में जो भी आपको टीचर पढ़ा रहा है वो पहले क्या करेगा, हाईली प्रिपेयर्ड होकर आपको पढ़ाएगा। ये नहीं है कि मतलब ऑफलाइन में क्या होता है, कई बार मतलब टीचर कम प्रिपेयर होता है तो भी पढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हो सकता है मान लो टीचर ने कोई गलत क्वेश्चन बता दिया, बाई चांस माइंड से स्किप हो गया, तो टीचर क्या करेगा, नेक्स्ट डे उसको ठीक बता देगा कि भाई कल मेरे से ये गलती हो गई थी, मैंने गलती से ये क्वेश्चन बता दिया, ये वो। लेकिन ऑनलाइन मोड में ऐसा नहीं है जी। अब एक ही इस क्लास को मतलब लाखों बच्चे देख रहे हैं, यहाँ पर हो सकता है उस क्लास में सिर्फ 5 बच्चे हों, ठीक है, 5 बच्चे एक बार नेगेटिव हुए लेकिन उसने पॉजिटिव कर दिए अपने टीचर ने। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। मान लो को आज फर्स्ट टाइम न्यू स्टूडेंट आया है यहाँ पे पढ़ने के लिए और टीचर ने मिस्टेक हो गई, कुछ और बता दिया, कुछ और की जगह। कई बार होता है क्या है, माइंड में कुछ और चलता है लेकिन हम बता कुछ और देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही उस स्टूडेंट को डाउट हुआ, वो क्या करेगा, इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑनलाइन के मोड बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए टीचर कभी नहीं चाहेगा कि मेरा स्टूडेंट जाए। यहाँ पर स्टूडेंट के पास इतना मौका नहीं होता कि मैं चला जाऊँ, फीस पे करता है, यहाँ पे आता है, लेकिन हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना टाइम दे रहे हैं। तो कुछ तो होगा अलग, जब हम 120 से 30 घंटे इस पे लगाएंगे, कुछ तो अलग होगा, तभी हम इतना टाइम लगा रहे हैं। ऐसे ही पॉलिटी की अगर बात की जाए तो पॉलिटी में जो टाइम लगने वाला है वो लगेगा आपका 110 से 115 आवर्स। बात करें हम ज्योग्राफी, 130 से 140 आवर्स। लेकिन पॉलिटी की अगर बात की जाए तो 30 क्लासें मिलती हैं यहाँ पर, इसकी बात की जाए तो 40 क्लासें हमें यहाँ पर मिलती हैं। तो ये डिफरेंस है ऑनलाइन और ऑफलाइन का। तो अब फटाफट से एक बार इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को
सब सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम शाम 7 बजे।